लास्ट डे आई थिंक वो अमोनिया के साथ रिएक्शंस देखी थी ना, वो समझ आ गई क्या? उसमें किसी को कोई दिक्कत हो? बहुत बढ़िया। बस उसमें ध्यान क्या रखना है तुम लोगों को बेटा जी, कि वो वाले हाइड्रोजन कंजुगेशन में नहीं लाने जिसके आपके पास, ये सही, वो वाले हाइड्रोजन हम लोगों ने एलिमिनेट नहीं करने जिसके लोन पेयर क्या होंगे बेटा, कॉन्जुगेशन में होंगे। यही पढ़ा था ना। बाकी तो नॉर्मल है कि भाई दो हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन निकालो, वोटर निकालो, इमीन बनेंगे या फिर हाइड्राजोन बनेंगे। यस और नो बेटा जी? तो उसमें तो आई थिंक कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नोट लिखो बेटा पहले। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड reacts with reacts with 1 degree amine, 1 degree amine to give 1 degree amine to give stiff base। सुना होगा stiff base के बारे में, सुना है ना? बेस ब्रैकेट में लिखना एल्काइल इमीन। हम लोगों ने लास्ट डे एक रिएक्शन लिखी थी अमाइन के अंदर ही, अमोनिया रिएक्शंस के अंदर ही, जहां सेकंड रिएक्शन लिखी थी हमने RNH2 के साथ रिएक्ट करवाया था ना। अरे रिएक्शन देखो, करवाया था ना, जहां दो हाइड्रोजन निकल गए थे तो बना था C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R। तो वही क्या होता है हमारे पास, स्टिफ बेस। तो वहां भी लिखो अब स्टिफ बेस लिखो, वहां एल्काइल अमीन जहां बनाया हमने वहां लिखो उसको बेटा स्टिफ बेस। लिख लिया बेटा? ध्यान रख लोगे ना, किसको बोलते हैं, एल्काइल इमीन को या अमाइन को? इमीन को। बहुत बढ़िया, आगे लिखिए। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व, this reaction involve nucleophilic addition, this reaction involve nucleophilic addition elimination mechanism, this reaction involve nucleophilic addition एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, आज से पहले हम जितनी भी रिएक्शन करते आए थे वहां क्या था, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता था लेकिन कुछ चीज बाहर नहीं आती थी। यस और नो? पहले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता था, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इस रिएक्शन में आप लोगों ने नोट डाउन किया कि हम वोटर को बाहर निकाल रहे हैं। अरे यस और नो? वोटर में दो हाइड्रोजन नाइट्रो न्यूक्लियोफाइल के और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल का बाहर आ रहा है, या जिसके ऊपर अटैक हो रहा था। यस और नो? तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल ऐड तो हुआ लेकिन साथ ही साथ बेटा एलिमिनेशन भी हुई है। इसलिए इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। रख लोगे ध्यान बेटा? इसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट कर लेना इस लाइन को ना। देखिए, रिएक्शन विद 2,4-DNP, reaction with 2,4-DNP, DNP की फुल फॉर्म क्या थी बेटा, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। बहुत, और प्रोडक्ट क्या बनता है यहां पर, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। यस और नो? तो रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन gives product as red orange precipitate, red orange, लाल नारंगी। इसको हाईलाइट कर लो बेटा, रेड ऑरेंज precipitate। So the reaction is used for identification of carbonyl group, used for identification of carbonyl group। डन बेटा?
दोनों पॉइंट समझ आ गए क्या? राइट डाउन द थर्ड नोट. आपको याद है हमने जो लास्ट रिएक्शन लिखी थी वो सेमी कार्बाजाइड की लिखी थी, याद आया कुछ? वहां हमने भी जाके हमने ये बात बोली थी कि यदि नाइट्रोजन के लोन पेयर कंजुगेशन में आ जाए तो उसके हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेंगे, यस और नो? तो वही हमने अब लिखी है. सेमी कार्बाजाइड हैज two NH2 groups, has two NH2 group, two NH2 group, but only one participate in the reaction, but only one participate in the reaction. नेक्स्ट लाइन से लिखना, पॉइंट इसी में है बट नेक्स्ट लाइन से लिखना. The NH2 group which is directly attached with C double bond O, मतलब क्या हुआ? कार्बोनाइल, यस और नो? Attached with C double bond O group does not participate in the reaction. Since its nucleophilic character sharply decreases. Its nucleophilic character sharply decreases due to conjugation with carbonyl group. Due to conjugation with carbonyl group. ठीक है बेटा जी, कि हमारे पास सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट थे, लेकिन एक ही पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो दूसरा NH2 ग्रुप था वो आपके पास डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ था? C डबल बॉन्ड O के साथ, जिसके कारण उसके लोन पेयर क्या कर गए बेटा? कॉन्जुगेशन में चले गए, इसलिए उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बहुत कम हो जाता है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. रख लोगे ध्यान? नेक्स्ट लिखो बेटा जी, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, एक्सेप्शन. केमिस्ट्री और एक्सेप्शन ना, ऐसा हो सकता है? देखिए एक्सेप्शन ये होगा, देखिए एक्सेप्शन तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है. हमने अभी तक जब भी अमोनिया या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव यूज किए, हर बार H2O बाहर आता था और डबल बॉन्ड N बन जाता था, यस और नो? यही पढ़ा ना? लेकिन जब हमारे पास होता है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या होता है? तो हमें तो यही लगता है कि यहां भी वाटर निकलेगा और आपके पास डबल बॉन्ड N बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. इन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है यूरोट्रोपिन. क्या बनता है हमारे पास? यूरोट्रोपिन. तो एक लाइन लिखो पहले, फिर मैं इसको बनवाता हूं आपसे. लिखिए, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड all other aldehydes except formaldehyde, all other aldehyde react with, ये क्या था? React with ammonia to give imine. React with ammonia to give imine as a final product. As a final product. कहाँ रह गया तुम? हो गया? As a final product. But in case of formaldehyde, it gives
यूरोट्रोपिन, TROPIN, यूरोट्रोपिन as a final product when treated with ammonia. देखो इधर सब बच्चे, अब मेरे पास ये होता है ना फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, इसके एक तरफ H है तो एल्डिहाइड, 4 में तो एक ही कार्बन होगा, यस और नो बेटा। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं बेटा किसके साथ, अमोनिया के साथ। नॉर्मली हम लोगों को करना क्या था, 2 हाइड्रोजन इधर से, 1 ऑक्सीजन इधर से निकालना था और इमीन बनाना था, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस केस में, फॉर्मेल्डिहाइड, बाकियों में इमीन बनेगा, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर इमीन बनाने की बजाय ये क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन। क्या बनाता है, और यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 6N4। दिस इज अ यूरोट्रोपिन। इस यूरोट्रोपिन जो हमारे पास ये बनकर आया है, इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बनकर आता है बेटा, वो कुछ ऐसा बन के आता है, देखना जरा ध्यान से। ये है नाइट्रोजन, CH2, नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन, इधर CH2, इधर CH2। ओके बेटा जी। बीच में हमारे पास देखो इधर बेटा 3 नाइट्रोजन हो चुके हैं ना, ये आ गया 4th नाइट्रोजन, बीच में CH2 ऐसे, इधर आ गया बेटा जी CH2 इधर, और यहां आ गया CH2 इधर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। आपसे कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है डायरेक्ट लाइन में, व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड विद अमोनिया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो तुम्हारे दिमाग में जो मोस्टली चीज बच्चों की आती है वो इमीन आता है। द रीजन इज काफी हर जगह क्या बनेगा, इमीन। बट फॉर्मेल्डिहाइड के केस में, किस केस में बेटा जी, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में क्या बनता है हमारे पास, यूरोट्रोपिन। तो ये तुम लोगों को एक्सेप्ट, रियल में ये एक्सेप्शन नहीं है, मैकेनिज्म देखते हैं तो लगा तो लंबा काफी हो जाएगा मैकेनिज्म, बट मैकेनिज्म से यही प्रोडक्ट बनकर आएगा। बट एट द एंड हमें ध्यान क्या रखना है कि ये बाकियों से अलग प्रोडक्ट देता है, यस और नो बेटा जी। और नाम क्या है उसका बेटा, यूरोट्रोपिन। तो और कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, नोट डाउन कीजिए इसको बेटा। चलिए आगे बेटा। ओके, कितने पॉइंट हो गए बेटा, 4 हो गए ना। 5वां पॉइंट लिखिए इसके लिए ही, 5th पॉइंट। ये जो बेटा ग्लूकोज होता है हमारे पास, कौन होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन नहीं देता, और साथ ही साथ 2,4-DNP जो टेस्ट है हमारे पास, जो कार्बोनाइल्स को क्या करता है बेटा जी, आइडेंटिफाई करता है, वो वाला भी ये टेस्ट नहीं देता। ध्यान से सुनना, तुम्हें ग्लूकोज की साइक्लाइजेशन करनी आती है क्या, पता ना 1,5 लिंकेज होती है ना, वैसे इसके बाद में उसको सिखाऊंगा भी। ग्लूकोज का पायरोनो स्ट्रक्चर तुम लोगों ने कुछ ऐसा जरूर बनाया होगा, कभी ना कभी बायो में जरूर पढ़ा होगा। अरे पढ़ा है, बहुत बढ़िया। जब तुम्हें पढ़ा है तो मैं इसको बना रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बना रहा हूं, डी लिखा है मतलब 5वें नंबर का जो कार्बन होगा वहां पे OH कहां होगा, राइट साइड। अल्फा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, जो ये फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6th कार्बन होता है। 6 पे तो CH2OH होगा ना, यहाँ H। अल्फा तुम्हें रिप्रेजेंट करता है कि जो पहले पे OH है वो नीचे होगा, यस और नो बेटा। और ये H कहाँ आएगा, ऊपर। आगे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, H, इधर आ जाएगा, इधर OH, इधर H, इधर H, OH। कुछ ऐसा बना लोगे ना, अरे यस और नो हो जाएगा क्या। ओके, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। 1 मिनट, अल्फा पे था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 ठीक 2 3, हाँ वैसे नीचे आना चाहिए था, OH चाहिए, ऐसे आना है। चलो सुनो, हाँ जी बेटा जी, जब साइक्लाइजेशन होती है फर्स्ट पे OH क्रिएट होता है ना, फर्स्ट फिफ्थ बनवा दूंगा, देख लेंगे, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, मतलब किसी और से है। सुनो जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास ये ग्लूकोज दिया गया अल्फा डी ग्लूकोज, हम लोगों ने क्या करना है बेटा, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने, किससे करवाई बेटा जी, अमोनिया या फिर अमोनिया डेरिवेटिव से। ओके बेटा जी,
ध्यान से देखना। और दूसरा रिएक्शन मैं करवाने वाला हूं किसके साथ बेटा जी? 2,4-DNP के साथ। वो कुछ ऐसा ही होता था ना, यहां पर हो गई बेंजीन रिंग, यहां हो गया 2 पे NO2 ग्रुप और एक 4 पे NO2 ग्रुप, यही था 2,4-DNP बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास जो लोन पेयर कंजुगेशन नहीं करता वो क्या करेगा बेटा जी? पार्टिसिपेट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अरे यस और नो बेटा जी? उसी के हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं ना। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां तुम्हें कार्बोनाइल ग्रुप दिखाई, तो होता क्या है, इसके लोन पेयर इसके अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे ना, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा, NH3 पॉजिटिव चार्ज, साथ में हो गया Z। यस और नो बेटा जी? अरे बनेगा या नहीं बनेगा? लेकिन बेटा ये जो हमारे पास होता है NH3 पॉजिटिव, ये गुड लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? ये गुड लीविंग ग्रुप होता है। मतलब जैसे ही बनेगा ये यहां से टूटकर कहां चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। सोच के देखो, हमारा सारा काम इसके ऊपर निर्भर था, NH2 पे। यस और नो? उसने पहले H पे अटैक किया, NH3 पॉजिटिव बना, वो गुड लिविंग ग्रुप था, यहां से वो बाहर निकल गया। मतलब अब रिएक्शन में वो इन्वॉल्व, तो रिएक्शन हुई क्या आगे? नहीं हुई, रिएक्शन वहीं पर रुक गई। तो इसका मतलब ग्लूकोज इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। वही चीज DNP के टाइम पर भी हुई। अब लोन पर ये वाले अटैक करेंगे ना इस हाइड्रोजन पर, जैसे ये अटैक करेगा कुछ ऐसा बनकर आएगा, NH3 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड यहां आ गया फिनाइल रिंग, जिसकी 2 और 4 पे क्या लगे होंगे बेटा? मुझे एक बात बताओ, यहां फिर से क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव। ये भी क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप। यस और नो बेटा जी? तो क्या ये बाहर निकलेगा? जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होगी? क्योंकि ये निकल गया बाहर, बचा कौन? ये। इसके लोन पेयर कंजुगेशन में है, मतलब आगे रिएक्शन। इसलिए ग्लूकोज ना ही अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, ना ही वो 2,4-DNP टेस्ट देता है। समझे क्यों नहीं देता बेटा जी? क्योंकि जैसे ही अटैक करेगा यहां हाइड्रोजन पे करना पड़ेगा, जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक करेगा वो क्या बन जाएगा? गुड लीविंग ग्रुप बन जाएगा, और वो लीव आउट हो जाएगा तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। समझे हो बेटा जी? अरे यस और नो? रख लोगे ध्यान? इसको नोट डाउन कीजिए बेटा जी। इसको लिखवाया नहीं ना अभी तक मैंने? एक लाइन लिखो फिर बनाना है इसको। लाइन लिख लीजिए बेटा एक। देखिए, ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विद, ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विद किसके साथ? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। सब डेरिवेटिव, सब का सब। नेक्स्ट लाइन लिखना, it also doesn't give 2,4-DNP test. It also doesn't give 2,4-DNP test. देखो ये जो 2,4-DNP टेस्ट है, देखा जाए ये भी अमोनिया की डेरिवेटिव ही तो है, लेकिन फिर भी मैंने इसको स्पेसिफिकली क्यों लिखाया? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ भी मिलता है, बच्चा इसको कभी कभी ध्यान नहीं देता। तो 2,4-DNP टेस्ट है तो अमोनिया की डेरिवेटिव है, तो वो भी नहीं देगा। लेकिन जब स्पेशली टेस्ट लिख दिया, मतलब ये रेड ऑरेंज कलर नहीं देगा। यस और नो? तो बनाइए फिर इसको, लिख दीजिए जिन्होंने लिख लिया। साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। चलिए देखो बेटा, वैसे तुम लोगों ने बायो में भी इसको पढ़ा होगा। सेकेंड थिंग, तुम लोगों ने 12th में जब पढ़ा होगा बेटा जी कार्बोहाइड्रेट चैप्टर, वहां भी ये टर्म तुम लोगों ने पढ़ी होगी, साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज साइक्लाइज कैसे होता है, सब बच्चों का ध्यान अभी इसी तरफ होना चाहिए, ठीक है? उसको नोट डाउन हो गया ना बेटा सभी का? ओके, अब सभी ने बोर्ड की तरफ देखना, उसको मैं रेज नहीं करूंगा, चाहे बाद में नोट कर लेना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसा है बेटा? कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर होता है H, इधर आती है चेन जिसके लास्ट में क्या होता है CH2, और बीच में 4 क्या आते हैं? कार्बन। यहां आता है
OH, यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है H, यहाँ आता है OH, इधर H OH H H, कुछ ऐसा ही आता है ना बेटा जी। ये तो है हमारे पास ग्लूकोज। बेटा होता क्या है, जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन लंबी होना शुरू होती है, बड़ी होना शुरू होती है, तो स्ट्रेट नहीं रहती, वो क्या करती है बेटा जी, घूमना स्टार्ट कर देती है। मतलब वो सीधी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें इतना पता है ना कि जितने भी कार्बन है वो कैसे है, टेट्राहेड्रल है, तो वो कभी लीनियर नहीं हो सकते, वो जिगजैग चलते हैं ना। तो चेन लंबी होने के कारण चेन थोड़ा टिल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, टिल डाउन हो जाती है। और जब टिल डाउन होती है तो इसका ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ कार्बन के जो लोन पेयर है बेटा जी, वो टिल्ट होने के कारण वो इसके काफी नजदीक होते हैं और ये सेल्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देती है। क्या बोला, सेल्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे, इसी का न्यूक्लियोफाइल बनाना, क्यों, टिल्ट होके वो उसके पास पहुंच गया, तो इसने क्या किया, इस कार्बन पे क्या किया बेटा, अटैक। जैसे इस लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, और किसके पास जाएगा, अरे जाएगा नहीं जाएगा बेटा, जाएगा। तो देखो बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए इधर, यहां कौन है बेटा, हाइड्रोजन, यहां कौन है, O नेगेटिव, यस और नो बेटा जी, अरे है ना। और लास्ट में कौन है, CH2OH, और चार कार्बन बीच में कुछ इस प्रकार आ रहे थे, यहां था H H OH H, यस और नो बेटा, इधर था OH H OH, लेकिन इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए ना बेटा इसको, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड होगा कुछ इससे, यस और नो बेटा। लेकिन इधर क्या जुड़ा हुआ है एक, तो यहां चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, यस और नो। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक हो गया, अब किसकी बारी है, तो देखो लोन पेयर ये जो नेगेटिव बना वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा बनकर आएगा। देखो इधर एक कार्बन जो ये वाला था, इधर हो गया हमारे पास CH2OH, यहां है H, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होता है ना बेटा जी, अरे यस और नो, OH, ये जो OH बना वो ये हो गया, इधर हो गया H, बीच में कितने कार्बन आएंगे अभी भी, अब चार आएंगे ना, या तीन, तीन, OH H OH H OH H। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, हमने इसको ये किया कि इसने इस पे अटैक किया, तो ये OH कहां लिखा मैंने, राइट साइड, क्या ये लेफ्ट साइड आ सकता था, यस, दोनों ही पॉसिबिलिटी होगी ना, क्योंकि यहां तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, वो किसी भी तरफ जा सकता है। तो या तो ये OH राइट साइड आएगा, या तो OH, दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है ना, तो दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। मतलब इधर से एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या होगी, CH2OH, यहां से जुड़ गया बेटा ऑक्सीजन, ये हो गया बाइंड ऐसे H, अब यहां हो गया OH H, बाकी तो सारे सेम टू सेम रहेंगे, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यस और नो बेटा जी, अरे यही बनकर आएगा ना। अब ध्यान से सुनना बेटा, थे ये वाले, इस वाले केसेस में जब ये हमने लिया था डी ग्लूकोज, क्या लिया था बेटा जी, डी ग्लूकोज, क्योंकि इसके जहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कार्बन था, वहां से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो कायरल सेंटर था वो ये था, यही पढ़ा था ना स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने। वहां से यदि OH राइट हो तो D, लेफ्ट होता तो L लिखते। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये भी क्या होगा, डी ग्लूकोज ही होगा ना अभी भी, अरे यस और नो, ये भी क्या होगा, डी ग्लूकोज ही होगा ना। लेकिन जब साइक्लाइजेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, तुम मुझे बताओ, जहां साइक्लाइजेशन हुई फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड आया या राइट साइड, राइट साइड हो तो आगे लगाते हैं, और जब लेफ्ट साइड हो तो कहां गया, लेफ्ट साइड हो तो क्या लगाएंगे, बीटा। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा काफी बार, अल्फा डी ग्लूकोज या फिर बीटा डी ग्लूकोज, तो दोनों में अंतर समझे क्या, अल्फा कब होगा, जब OH राइट साइड होगा, और बीटा कब लगाते हैं, जब OH लेफ्ट साइड होगा। कर लोगे क्या, कितने बच्चों को ये चीज समझ आ गई, कर लोगे। अब सुनो, अभी बात यहां रुकती नहीं है, जब भी हम रिएक्शंस करते हैं तो ये तो साइक्लाइजेशन वाला है ना, लेकिन रिएक्शन में हम साइक्लाइजेशन को पायरनोज फॉर्म में लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं बेटा, तो हमें उनको साइक्लाइजेशन में प्रॉपर दर्शाना भी आता होना चाहिए। से सुनना बेटा,
क्या हुआ? कौन सा? ये वाला? हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज ही तो है। अच्छा ये, अबे यार, इतना तो चलो कोई बात नहीं, मैंने गलत एक्सपेक्ट कर लिया। चलो आ जाओ, इतना तो थोड़ा ध्यान देना होता है यार। चलो अब सुनिए, अल्फा और बीटा तो पता लग गया कैसे आना है। अब मैं इनको साइक्लाइजेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। हमारे पास पहले बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा बनाएंगे हम? अल्फा डी ग्लूकोज। पायरनोज फॉर्म होती है ये 6 सिस्टम की, कितने की? 6 की। तो कुछ ऐसे बना दिया। यहां जो ग्रुप्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। ओके बेटा, अब बात ये आती है, जब हमने इनको अप और डाउन रिप्रेजेंट किया तो कौन सा OH ऊपर आएगा, कौन सा OH नीचे आएगा? ध्यान से सुनना बेटा, जब हमारे पास साइक्लाइजेशन होती है, साइक्लाइजेशन में जो चीज राइट साइड होती है, क्या बोला? वो पायरनोज में नीचे लिखी जाती है, और जो लेफ्ट होती है उनको, यदि ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। यहां ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऊपर तो कंफर्म्ड है 6 पे CH2OH ही आएगा। यस और नो बेटा जी? मुझे बताइए बेटा, यहां क्या लिखूं? इधर क्या लिखना है? यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखना है? इधर और इधर, यहां पर H। यस और नो? तो वही तो बनाया था अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, थर्ड में चेंज करना था, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कर लोगे क्या? अच्छा, इसको बनाकर देखें अब। चलो भाई, इसको बनाओ। ऐसे ही बनाओगे? यहां आ गया ऑक्सीजन, कुछ ऐसे बनाओगे? अरे यस सर नो? यहां पर कुछ ऐसे बना दोगे। यहां क्या लिखोगे? CH2OH, क्योंकि ये 6 नंबर कार्बन है ना, तो यहां क्या आएगा? चलो यहां बताओ क्या आएगा? यहां क्या आएगा? लेफ्ट साइड ऊपर वाला देखना है ना, तो इधर H, यहां क्या आएगा? H, और इधर क्या आएगा? चलो बहुत बढ़िया, इधर क्या आएगा? OH आएगा, इधर H आएगा, यहां और यहां पर और यहां पर। क्या तुम लोग इस सिस्टम को इनमें बदल लोगे क्या? कितने बच्चे कॉन्फिडेंट कि हम इसको तो बदल लेंगे आसानी से? इधर समझ नहीं आया तो बोलना होता है, ऐसे बैठा हुआ है देख रहा है, बनाओ इसको। तो इसका मतलब क्या यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है क्या? अरे इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है क्या? यस। लेकिन क्या सेल्फ हुई है, बाहर से कोई अटैक करने आया? सेल्फ हो गई बेटा, अपने आप अंदर ही सिस्टम के अंदर हो गया है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कार्बन है? यार रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं, नहीं तो हम तो ऐसे बोलते हैं जहां बेंड होता है वहां पर कार्बन होता है, बट ये साइक्लाइजेशन में बेंड कार्बन नहीं होता। हाँ, गोला ऐसे मार सकते हो, पर देखने में सुंदर लगता है। फिफ्थ कार्बन का जो ये होता है ना, ये स्ट्रेट नहीं रहता, ये टिल्ट होता है। तो इसके लोन पेयर इसके काफी नजदीक होते हैं, तो वो लोन पेयर क्या करते हैं? इस पे अटैक करेंगे। जैसे अटैक होगा तो इस कार्बन ने पहले 4 बॉन्ड बनाए हैं, एक तोड़ना पड़ेगा ना, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई बॉन्ड की। पाई वीक होता है, टूट के कहां जाएगा? ऑक्सीजन पे, तो ये बन गया। अब आगे क्या है? जब ये जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव करता है, इस H पे अटैक करता है, और यहाँ क्या बन जाता है? OH। वो राइट साइड भी आ सकता था और लेफ्ट साइड भी आ सकता था। ये तुम्हें लगता है ना कि ये तो काफी नजदीक है, इसको अटैक करना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एल्डिहाइड इधर है तो OH इधर होगा, लेकिन 5 वाले कार्बन जब रिंग घूमती है, चेन घूमती है, तो वो उसके काफी नजदीक पहुंचता है। ये जो चीज दिखती है वैसी होती नहीं है। दिक्कत ये है कि सारा 2D प्लेन होते हैं। बोर्ड इज द 2D प्लेन। 2D पे तुम्हें ऐसे दिखेगा, लेकिन मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं? ये 3D में रहते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं ये। अच्छा, इससे ये कैसे बना वापस बताऊं? मुझे एक बात बताना, नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी ना, 1 2 3 4 5 6। बेटा बातें नहीं। 1 पे OH कहाँ है बेटा? राइट साइड। जो राइट साइड होते हैं ना बेटा, वो पायरनोज में नीचे आते हैं। ठीक है, तो जहां जहां राइट है देखो, तो नीचे नीचे लगाते गया। जो लेफ्ट वाले होंगे वो ऊपर लगाते हैं। इधर वाले में हर जगह ऐसे ही होगा।
जब भी इस फिशर से तुम जो फिशर साइक्लाइजेशन है इससे पैरानोज में जाओगे तो हर बार यही काम करना है, जो राइट साइड वाले वो नीचे और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो ऊपर लगाने। चले आगे बेटा, बन गया बेटा। चलिए लिखिए बेटा एनोमर्स। सुना होगा एनोमर के बारे में भी, एनोमर, एपीमर सुना है? क्या होते हैं एनोमर्स? देखो सिंपल सा फंडा है, ऐसा सुन लो इधर सारे बच्चे पहले, क्या होते हैं एनोमर? ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे कोई मॉलिक्यूल, अबे बाद में लिख लेना, पहले सुन ले फिर डाउट बोलेगा तो मैं समझाऊंगा नहीं बात दोबारा से। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं? कायरल सेंटर होते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में जो डिफरेंस आएगा वो फर्स्ट कार्बन में आना चाहिए। किस कार्बन में आएगा? मान लो आपके पास दो कंपाउंड दिए गए हैं, उनमें हमारे पास एक से ज्यादा क्या है बेटा जी? कायरल सेंटर है, लेकिन दोनों जो मॉलिक्यूल है उन दोनों में जो डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन में वो कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन में। तो वो क्या कहलाएगा? एनोमर कहलाता है। समझे इस चीज को? अब इधर देखो बेटा, यदि मैं बात करूं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सामने? और दूसरा क्या? बीटा डी ग्लूकोज दिख रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या तुम उनको यहां बना सकते हो? जब यहां बनाएंगे तो यहां क्या आएगा? ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से। अरे ऐसे ही बनाओगे अल्फा डी ग्लूकोज को, यहां क्या आएगा? CH2। यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? OH। यहां 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 H। ये अल्फा डी ग्लूकोज है ना। अब मैं बनाऊंगा बीटा डी ग्लूकोज। कौन सा? क्या वो भी कुछ ऐसा ही बनकर आएगा? चलो हो जाओ शुरू। यहां क्या आएगा? 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 यहां, यहां पर, यहां, यहां, यहां। मुझे बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर ये कार्बन फर्स्ट कार्बन है ना, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही है ना? अरे है या नहीं है? 1 2 3 4 5 और 6। मुझे एक बात बताओ, क्या सेकेंड कार्बन में इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम है या डिफरेंट है? नीचे OH, H ऊपर, यस और नो? थर्ड पर भी, फोर्थ पर भी, फिफ्थ पर भी, और सिक्स्थ वाले कार्बन में चेक करने की आवश्यकता, क्योंकि वो कायरल सेंटर। मुझे एक बात बताओ, दोनों में डिफरेंस कहां है? फर्स्ट कार्बन में है ना। तो ऐसे कोई दो मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक से ज्यादा कायरल सेंटर, क्या इन दोनों में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है? 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर है ना। सेकंड हमने क्या बोला कि उन सभी में से सिर्फ फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आना चाहिए? क्या इनकी फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस आया है क्या? तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? एनोमर कहलाएंगे। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? हर बार ऐसा होगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो पहले एक लाइन लिखो फिर इसको बनाना। लाइन लिखिए बेटा, एनोमर में लिखिए स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स having greater than one chiral center, इसको हाईलाइट करना, ग्रेटर देन वन कायरल सेंटर को, ग्रेटर देन वन कायरल सेंटर, आगे लिखो यार, with different in configuration, with differ in configuration at कौन सी पोजीशन बेटा? at C1, differ in configuration at C1। C1 मतलब फर्स्ट नंबर कार्बन। ओके बेटा जी, अब ये एग्जांपल बनाओ बेटा यहां। अब ये दोनों खुद बनाना, देखकर मत बनाना, ठीक है? अपने आप इमेजिन करके बनाओ।
और देख के बना लो। चलो चले आगे बेटा, हेडिंग दीजिए बेटा एपीमर। एक तो एनोमर होता है, एक होता है एपीमर। इसके बारे में भी जरूर सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, आप सुनो। इधर देखो सब बच्चे बेटा, एनोमर क्या था, जिसमें एक से ज्यादा क्या होंगे, कायरल सेंटर, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कहां डिफर होगी, सिर्फ C1 पर होगी। ये नहीं बोल सकते सिर्फ एक जगह, नहीं, ओनली ऑन C1, सिर्फ C1 में डिफरेंस होगा, बाकी में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं होगा, बट डिफरेंस सिर्फ C1 में होना चाहिए, बाकी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एपीमर कहता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे, क्या होंगे, जैसे उसमें था इसमें भी वैसे ही हो गया ना, लेकिन वहां बोला गया था कि C1 में डिफरेंस आना चाहिए, यहां बोला जाता है कहीं भी डिफरेंस आ जाए पर कहीं ना कहीं होना, चाहे वो C1 हो, चाहे वो C2 हो, चाहे C3, चाहे C4, चाहे C5, कहीं ना कहीं एक जगह होना चाहिए। तो लिखो इसको बेटा जी, पहले लिखो, देखिए stereoisomers having greater than one chiral carbon, having greater than one chiral carbon with differ in configuration about any one chiral center, about any one chiral center. चलिए रख लोगे ध्यान, मतलब ये हुआ कोई भी हो सकता है, पर मुझे एक बात बताइए तुम लोग, ये थे एनोमर्स, क्या थे, और अब हमने पढ़े एपीमर्स, यस और नो, इन दोनों में डिफरेंस तो पता लग गया ना। मुझे बताओ क्या एपीमर कहला सकते हैं क्या, कि एपीमर में तो कहीं एक जगह होना चाहिए, यदि मान लो एपीमर में फर्स्ट पे हो गया, क्या उसको एपीमर बोलोगे या एनोमर बोलोगे, एनोमर, मतलब एनोमर एपीमर हो सकते हैं, क्या एपीमर एनोमर हो सकते हैं, ये कभी भी नहीं हो सकते, यस और नो बेटा जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने डायस्टीरियोमर सुना है, क्या होते हैं डायस्टीरियोमर्स, नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, यस और नो बेटा, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। मुझे एक बात बताओ, क्या एपीमर डायस्टीरियोमर हो सकते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन में डिफर है, एक अप है दूसरे में वो डाउन है, वो दूसरे के एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे तो वो डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, क्या डायस्टीरियोमर एपीमर हो सकते हैं, नो, समझे बेटा जी। तो सुनो, ये चीज जो तुम्हें पूछी जाएगी, ये पूछी जा सकती है एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में, समझ रहे हो, सुनो तो ध्यान से, ये स्टेटमेंट तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर दिखेगी एग्जाम के अंदर, यदि यहां से क्वेश्चन आना होगा तो, एनोमर एपीमर हो सकते हैं और एपीमर डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, इसका मतलब डायरेक्ट एनोमर भी डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर एपीमर, लेकिन एपीमर क्या एनोमर हो सकते हैं, वो भी नहीं हो सकते, ये सीक्वेंस भूलनी नहीं है, रख लोगे ध्यान बेटा जी, इसको नोट डाउन करो और इंपॉर्टेंट लिखना है इसके सामने, ये आज तक पूछी नहीं गई लेकिन पूछी जरूर जाएगी कभी ना कभी नीट के एग्जाम में। आओ फटाफट, क्या बोला तू मुझे बता, मैं रिपीट करूंगा समझाऊंगा वापिस से, लेकिन मुझे बता मैंने क्या बोला था, एनिमल नहीं एनोमर, एनोमर एपीमर हो सकते हैं, सन पिट जाएगा तो, हमने बोला एनोमर में कहां डिफरेंस आएगा, C1 पे,
एपीमर में कहीं भी आ सकता है, वो C1 भी हो सकता है, यस और नो। तो इसका मतलब एनोमर जो होगा वो एपीमर हो सकता है। जिस एपीमर में फर्स्ट कार्बन में डिफरेंस आएगा वो एनोमर कहला जाएगा ना। लेकिन क्या एपीमर एनोमर हो सकता है? नहीं, क्योंकि सेकंड कार्बन पे डिफरेंस आया तो वो एनोमर कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ क्रॉस हो गया। हमें पता है जो डायस्टीरियोमर होते हैं वो मिरर इमेज नहीं होते एक दूसरे के। एपीमर जो होंगे तो उसमें क्या होता है बेटा हमारे पास, वो यदि मॉलिक्यूल एक इधर है तो दूसरा दूसरी तरफ होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आएगा तो वो मिरर इमेज नहीं होगा, तो वो डायस्टीरियोमर हो सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि डायस्टीरियोमर है वो एपीमर होगा, या फिर एपीमर होगा तो वो एनोमर होगा। तो ये फ्लो चार्ट बनाया जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। डायस्टीरियोमर इसलिए साथ में जोड़ा क्योंकि डायस्टीरियोमर यहां जुड़कर आ सकता है, जिसका तुम लोगों ने रखना है ध्यान। रख लोगे क्या? बना लिया बेटा? बनाओ बताओ। एपीमर, हाँ सभी एपीमर एनोमर नहीं हो सकते। हाँ यदि C1 पे डिफरेंस आया तो वो एनोमर हो सकता है। चलो करें शुरू। यस, नहीं ग्रेटर देन 1, दोनों में कंडीशन क्या लिखवाई बेटा जी? कभी भी हमारे पास मान लो दो मॉलिक्यूल दिए गए, इसमें भी एक ही कायरल सेंटर हो तो वो एपीमर, चाहे वो सेकंड में डिफरेंस आए थर्ड में, डजंट मैटर। लेकिन हमें कायरल सेंटर कितने चाहिए? एक से ज्यादा चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो? डिफरेंस एक में होता है, एक से ज्यादा में डिफरेंस हो तो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो मुझे आप बताओ ना बेटा, मान लो C1 पे भी डिफरेंस है और C2 में भी है, तुम एनोमर बोलोगे एपीमर बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते फिर, कि C1 पे है तो एनोमर बोलना चाहिए, C2 पे है तो एपीमर बोलना चाहिए था। लेकिन दोनों डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो हम कुछ बोल नहीं सकते। दैट्स द रीजन डिफरेंस कितने होगा? सिर्फ एक में होता है। तुम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ा है वैसे बायो में? आपको इतना तो पता है ना कि अल्फा या फिर बीटा बदल दें। इतना पता है ना कि जब हमारे पास शुगर्स पढ़ते हो तुम लोग, है ना, सुक्रोज पढ़ते होंगे, माल्टोज वगैरह सब पढ़ते होंगे ना, तो वहां तुमने देखा होगा स्पेसिफिक बोलते हैं यहाँ यदि अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए या फिर फ्रक्टोज चाहिए तो वही चाहिए, यदि तुमने बीटा कर दिया तो वो नहीं बनेगा। तो ये स्पेसिफिक होते हैं बेटा जी, हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ OH ऊपर है, यदि OH नीचे कर दूंगा तो शुगर बदल जाएगी, समझ रहे हो? ये सारी तुम लोगों ने पढ़ी होगी इसके अंदर 12th क्लास के अंदर, बायो के अंदर, कि हमारे पास ये जो 5 कार्बन वाली भी शुगर्स होती हैं, 6 कार्बन वाली भी होती हैं, उसको आपने याद किया होगा। रिप्स आर एग्जैक्टली लीन, रिप्स मतलब राइबोस, आर मतलब एरेनोस, रिप्स आर एग्जैक्टली मतलब तो जाइलोस था, एंड लीन मतलब लाइजोस। ये 5 कार्बन वाली शुगर्स होती है। कितने कार्बन वाली? और 6 कार्बन वाली के लिए एक ट्रिक होता था हमारे पास, क्या था? यस, all altrose gladly makes gum in gallon tank। ये जितने नाम मैंने बोले इससे शुगर्स का नाम जनरेट होता है, और ये वो शुगर्स होती है जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6। लेकिन तुम लोग ना इसको घर जाके एक बार पढ़ना वापिस से, सभी में अंतर एक एक कार्बन के OH की पोजीशन में होगा। सिर्फ हमें क्या लगता है कि सर OH राइट है, लेफ्ट हो गया, क्या हो गया? अरे भाई साहब शुगर्स बदल जाती हैं हम लोग। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा ना, हम जो घरों में शुगर खाते हैं, केन शुगर आती है ना हमारे पास, उससे शुगर बनाकर देते हैं हम लोगों को, पता है ना? वो जो शुगर खाते हैं वो भी मीठी लगती है, लेकिन जिनको डायबिटीज होती है उनके लिए शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं, उनको खाना, वो भी मीठी होती है ना। बट वो हमें दिक्कत नहीं कर रही, ये कर रही है। उनको चेकआउट करना, उनके केमिकल फॉर्मूलाज कितनों में अंतर आएगा, एक एक OH की पोजीशन में। हम बेटा ये केमिस्ट्री है, तभी तो बच्चे केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ बेटा हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते। जो चीज है वो वैसी ही रहेगी, वो बदली नहीं जाएगी, और यदि बदलेगी तो नेचर भी बदल जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? जैसे मान लीजिए मैं इस क्लास में आ रहा हूँ, मेरा नेचर डिफरेंट होता है, स्पेशली गुस्से वाला, कि तुम लोग प्यार से नहीं पढ़ते, लेकिन यही बात करूंगा अभी इससे पीछे मैं क्लास लगा के वहां मैं चिल होकर पढ़ाता रहा। द रीजन वो उससे भी पढ़ रहे थे, काम कहाँ है, पढ़ाई होनी चाहिए। उसी तरीके से मॉलिक्यूल भी है, उनको यदि नेचर शो करना है तो किस कंडीशन में कैसे शो करना है वो उसी हिसाब से चलेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। समझ रहे हो इस चीज को बेटा? तो इसलिए ये स्पेसिफिक है,
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार लगा दो कहीं मर्जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहां लिखा गया है वहीं आएगा, तुम्हारी यहां नहीं चलेगी। समझ रहे हो? फिजिक्स नहीं है कि यहाँ कैपेसिटर यहां पर इधर लगाना तो थोड़ा आगे लगा देता हूं, ना ना ना, यहां ऐसा, यहां तुमने थोड़ा सा आगे पीछे किया, चेन की लेंथ बदल जाएगी, नेचर बदल जाएगा और तुम लुट जाओगे। क्या हो जाएगा? तो जो चीज मैं जैसे बना रहा हूं उसी तरीके से ही उसको करना है। और चलें आगे। राइट ऑन द 6th नंबर रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद रिएक्शन, 7th है ओके, तो लिखिए रिएक्शन विद, हाँ 7th आएगी, यस, साइनाइड। साइनाइड, तो साइनाइड की तो अलग ही रिएक्शन आएगी ना, तो ऐसा लिखो एडिशन रिएक्शंस ऑफ साइनाइड। एडिशन रिएक्शंस ऑफ साइनाइड्स। आपको पता ना एल्डिहाइड और कीटोन तो रिएक्शन देते थे, तो जो जो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन दे सकता था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो हम लोगों ने कर ली। अब बात आएगी किसकी बेटा जी? साइनाइड्स की। साइनाइड कैसे रिएक्शंस देते हैं तो वो अब हम बेटा 1 सेकंड में सीख जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा सिंपल सा काम रह गया है। हेडिंग दे दिया क्या? एडिशन रिएक्शन ऑफ साइनाइड। ये क्या है? देखो बेटा जी, हमारे पास साइनाइड मतलब CN ग्रुप मिलेगा ना। हमारे पास मान लीजिए दे दिया गया है RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड मिल गया ना। हमारे पास यहां 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं सिर्फ। कितनी तरह की? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे ज्यादा थी, याद है वो, किसी जमाने में पढ़ा था हमने। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक आई। न्यूक्लियोफिलिक के अंदर भी एल्डिहाइड कीटोन की तो 6 रिएक्शन होगी, लेकिन साइनाइड की कितनी होती है? सिर्फ 2। एक तो होगी बेटा जी इसकी बेटा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके साथ? RMGX को जानते हो ना? अरे यस और नो? क्या सिर्फ ग्रिग्नार्ड में यही मिलता है, साथ में कुछ मिलता है? पानी। थैंक यू, याद है, मुझे लग नहीं रहा था कि याद होगा। कितनी तरह की रिएक्शन? सिर्फ पहली रिएक्शन विद, दूसरी रिएक्शन विद, तुम दोनों को डाउट आने वाला है। दूसरा कौन सा है? हाइड्रोलाइसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, वो आपको मैकेनिज्म से सिखाऊंगा। हाइड्रोलाइसिस यहां पर 2 तरह से होती है। कितनी तरह से होती है बेटा जी? ध्यान से देखना। एक होती है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जब तुम्हें मिलेगा H2O/H पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा? तो इसका मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देना। क्या करना है? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ओके बेटा जी। लेकिन दूसरा मिलता हम लोगों को बेटा एक्वस NaOH। क्या मिलता है? एक्वस NaOH में हमारे पास पार्शियली होती है। क्या होती है बेटा जी? पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। ओके बेटा जी। एग्जामिनर पार्शियली या कंप्लीट नहीं लिखता, वो तो ये लिख कर देगा। ये लिख दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होनी है। कभी कभी एग्जामिनर ना ये लिखेगा ना ही ये, वो अकेला ये लिख देगा। यदि अकेला हाइड्रोलाइसिस लिखा हो तुम्हें इधर नहीं जाना, कहां जाना है? कि जब उसने अकेला हाइड्रोलाइसिस लिखा, तुमने अंत तक हाइड्रोलाइसिस करना, मतलब कंप्लीट करना है। यस और नो बेटा जी? सुनो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो तो हमेशा ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। ओके बेटा जी। और साथ में अमोनिया निकलता है। कौन निकलता है? हर बार। क्या बोला? कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी निकला और कभी। सुनो, जब पार्शियल होगा तो बनता है अमाइड। क्या बनता है? क्या बनता है? रुक जाएगा ना। रिएक्शन में उसने बोला RCN है, एक्वस NaOH डाला, तो क्या बनेगा? अमाइड। लेकिन अमाइड की यदि मैं आगे फिर हाइड्रोलाइसिस कर दूं H2O/H पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और खत्म रिएक्शन। रिपीट कर रहा हूं,
जब भी तुम्हें बेटा जी साइनाइड मिलेंगे, आरसीएन अल्काइल साइनाइड्स मिलेंगे, दो तरह की रिएक्शन दिखेगी तुम लोगों को। पहली दिखेगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और दूसरी मिलेगी तुम लोगों को हाइड्रोलाइसिस करके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो प्रोडक्ट अलग बनाना सिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है बेटा जी। लेकिन जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो हाइड्रोलाइसिस दो तरह से होती है, एक होगी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और एक होती है हमारे पास बेटा जी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। रख लोगे ध्यान बेटा जी। जो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो वो तो तुमने डायरेक्ट क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हमारे पास यदि एक्वस NaOH है तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, पार्शियल, तो वो क्या बनाएगा। लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेप में उसने ये डाल दिया तो ये भी क्या बना देगा फिर। क्या ये ध्यान रह सकता है क्या? अरे यस और नो, इसको नोट कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन।